हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप पीडीएफ क्विजेज प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक्स आई हुई हैं, अभी फरवरी मंथ की भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लॉन्च हो चुकी है। हमारे वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आप ले सकते हैं एप्लीकेशन से। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट में पहला स्थान किस देश का है? तो पहले पर है अमेरिका, तीसरे पर है भारत, दूसरे पर चाइना है। 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप भारत पे था। अस्नीर ग्रोवर को अभी हाल ही में निकाल दिया है भारत पे ने। अच्छा, अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करो। अब 5 लाख के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, तो जल्दी से इस 5 लाख को पूरा करो। 4,99,000 को क्रॉस कर चुके हैं, तो 5 लाख को पूरा करो और फिर सेलिब्रेट किया जाएगा। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने असम पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ये किसके तहत? अफस्पा के तहत। अफस्पा एक कानून है वहां पर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसके तहत होता क्या है कि जो जो शक्तियां हैं वो आर्म फोर्सेस को दे दी जाती हैं, उनको स्पेशल पावर्स दे दी जाती है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई क्षेत्र है जहां पर उग्रवादी या कोई भी ऐसी गतिविधियां होती हैं, आंदोलन होते हैं, तो उनको दबाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे दी जाती है। तो फिर वो लोग अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके उस आंदोलन को दबाते हैं, या फिर अगर कोई उग्रवादी होते हैं तो उनको वो एलिमिनेट करते हैं, या फिर जो भी करना होता है उन पर एक्शन लेते हैं। ठीक है ना। तो असम राज्य ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। असम में ये अफस्पा कानून जो है 1990 में लगा था, फिर समय समय पर 6 महीने के उस पर बढ़ाया जाने लगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफस्पा जो कानून होता है ये मैक्सिमम कितने टाइम तक लगाया जा सकता है? तो याद रखना, एक बार में 6 मंथ के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना, 6 महीने के लिए लगाया जाता है। हाँ, इसको 6 महीने करके आप एक्सटेंड करते रहो, लेकिन जब भी लगाया जाएगा तो अगले 6 महीने तक के लिए लगाया जाएगा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब असम आया है तो असम से हम लोग कर लेते हैं रिवीजन पहले, उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स पर जाएंगे। अभी आपको याद होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम में निरामय परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी परियोजना? निरामय परियोजना शुरू की गई थी। और अभी असम सरकार ने ही प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया था। प्रोजेक्ट आरोहण, ये भी आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको फिश वाले ऐप के बारे में बताया था। फिश वाले ऐप जो है ये भी असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अभी असम सरकार ने ही नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया था, और लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था। तो नाइट नेविगेशन भी आप याद रखेंगे, नाइट नेविगेशन ऐप नदियों में। ठीक है ना। तो ये असम के कुछ क्वेश्चंस हैं जो असम से आए हुए हैं। अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब बात करेंगे स्टैटिक्स की। असम देखोगे आप मैप में ना, तो यहाँ पर है असम, यहाँ पर दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है जगदीश मुखी। सुधांशु धूलिया जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। यहाँ पर झीलों में बात करें तो बहुत सारी झीलें हैं, डिफाली, पुखरी, चंडूबी, शिवसागर, तमरंगा, ठीक है, डिगबोई, बहुत सारी झीलें हैं। नेशनल पार्क की संख्या यहाँ पर 7 हो चुकी है। 2 नए नेशनल पार्क अभी हाल फिलहाल में आए हैं। एक तो अभी रायमोना नेशनल पार्क जुड़ा है, एक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जुड़ा है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, ये सभी यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आपको ओरंग याद करना है क्योंकि यहाँ से राजीव गांधी का नाम हटाया गया है, पहले इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था। काजीरंगा नेशनल पार्क चर्चे में था, इसको भी याद रखना है। सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये पहला नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है। और इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए भी फेमस होता है। बिहू नृत्य ये मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है असम में, यह भी याद रखेंगे। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों कवच नाम से स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये जो कवच होगा ना, ये एक प्रकार से 2 ट्रेनों को आपस में भिड़ने से बचाने के लिए ये शुरू किया गया है।
यानी अब इसकी मदद से, इस सिस्टम की मदद से दो ट्रेनें सामने सामने से आपस में भिड़ेंगी नहीं, वो ऑटोमेटिक जब पास आएंगे तो रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये भारत का कवच के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। कवच इसका नाम दिया गया है। पूरी पूरी तरीके से ये स्वदेशी रूप से डिजाइन है। तो अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया, टेस्टिंग की गई और अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, ये मौजूद रहे। कहाँ पर परीक्षण हुआ? सिकंदराबाद के पास में परीक्षण हुआ 4 मार्च 2022 को। क्लियर? भारतीय रेलवे आया है। भारतीय रेलवे के बारे में आपको जो जो भी चीजें पता हो आप कमेंट करके बताओ। बहुत बार मैंने आपको सीरियल वाइज बताया हुआ है, आप लोग कोशिश करो ऐसे ही सीरियल वाइज बिल्कुल लिखने की। जब से भारत में रेलवे की शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक जो भी डेवलपमेंट हुई उसको सबको लिखो आप। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल सेफ्टी डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना है, नेशनल सेफ्टी डे। ये पूरे देशवासियों को सेफ्टी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और पर्यावरण के बारे में बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। इसी के स्थापना दिवस पर यह मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1972 से। थीम है न्यूट्रिंग यंग माइंड्स डेवलप ए सेफ्टी कल्चर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा ये गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, 3 दिवसीय था। 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च को ये आयोजित हुआ। भारतीय सेना के डैगर डिवीजन ने इसे आयोजित किया था और पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर का जो है उसका भी हेल्प लिया गया था। अभी मैंने आपको जम्मू कश्मीर से महोत्सव रिवाइज कराए हुए थे। हेरात महोत्सव शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर यह आयोजित होता है। तो महाशिवरात्रि आप याद रखेंगे, महाशिवरात्रि के अवसर पर ये हेरात महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्योंकि पहले एक ही था, इस वजह से यहाँ पर दोनों राज्यों के या कहीं दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के महोत्सव लिखे हुए हैं। जैसे दोमोस्टे, हेमिस, कंचोथ, ट्यूलिप, स्पुतिक गस्टर और हरनवमी, चारी, बहु मेला, ये सभी मनाए जाते हैं इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। नौसेना के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। ये भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लो। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, ये सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दुनिया में जो सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं उनमें से एक गिनी जाती है। भारत और रूस के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। एक्चुअल में इसका नाम जो ब्रह्मोस पड़ा हुआ है, ये भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी दोनों के नाम पर पड़ा है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस है। ठीक है ना? इसकी स्पीड जो है ये 2 से 3 मैक के बीच में होती है, इसीलिए बार बार इसको मैं बोल रहा हूँ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैंने आपको बताया था अगर 0 से लेकर के 5 मैक तक की स्पीड होगी या कहें 1 से लेकर के 5 तक मैक तक की स्पीड होगी तो वो सुपरसोनिक होगी, और 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड होगी तो वो हाइपरसोनिक होगी, और इसके बाद अगर 1 मैक की स्पीड है तो वो मोनोसोनिक कहलाएगी स्पीड। तो ये देखिए 2 से 3 मैक की स्पीड होती है, इसीलिए सुपरसोनिक कहते हैं। इसका हर प्रकार का परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय थल सेना के लिए परीक्षण किया जा चुका है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी परीक्षण किया जा चुका है और इंडियन नेवी के द्वारा परीक्षण किया जा चुका है। तो यानी कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो हर प्रकार की टेस्टिंग इसकी हो चुकी है। ये फाइटर जेट में भी फिट होने के लिए तैयार है, ये युद्धपोत में भी वहां से भी परीक्षण इसका किया जा चुका है, हर प्रकार से मतलब किया जा चुका है। और भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल अब एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, यानी शुरू करने जा रहा है। तो पहली बार फिलीपींस को बेचेगा भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में किसने जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो जियो वर्ल्ड सेंटर अभी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जियो वर्ल्ड सेंटर एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, एक प्रकार से समझ लीजिए कि मल्टी डायमेंशनल ये डेस्टिनेशन होगा और भारत का सबसे बड़ा ये ऐसा होगा, और अपने आप में समझ लो कि पहला ही होगा। देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा जियो वर्ल्ड सेंटर। इसमें सांस्कृतिक केंद्र, आधुनिक सम्मेलन सुविधा और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे। तो इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ?
तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में अभी शुरू हुआ है। ईवी चार्जिंग स्टेशन, वो भी स्मार्ट मैनेज्ड। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों 5 ई वाहन, ई व्हीकल्स एक साथ चार्ज किया जा सकेंगे। तो ये अभी हाल ही में BYPL यानी BSES यमुना पावर लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 नई दिल्ली में ये शुरू किया गया है। ठीक है ना, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, सुपर चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? तो आप बताएंगे संघाई में। संघाई में टेस्ला के द्वारा स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला सुपर चार्जिंग स्टेशन। ठीक है ना, तेजी से चार्ज होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दिल्ली और चेन्नई के बीच में जो एक्सप्रेस वे है वो ईवी फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली, ये भारत का पहला हाईवे बना था। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। अगला, सबसे ऊंचाई पर अगर पूछा जाए, सबसे ऊंचाई पर भारत में कहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। करंट अफेयर का भंडारा डेली शाम को होता है दोस्तों। डेली शाम को 7 बजे आया कीजिए, हमारे साथ जुड़ा कीजिए। करंट अफेयर का आपका बेहतरीन रिवीजन कराया जाता है। करंट अफेयर 2021 से शुरू किया गया है और 2022 तक का पूरा अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। इसमें स्पेशल बात ये होती है कि जैसे वो क्वेश्चन तो आप पढ़ते हो 2021 का, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ साथ जो हम लोग रिवीजन पॉइंट्स करते हैं वो हाल फिलहाल के पॉइंट्स का रिवीजन करते हैं। यानी रिवीजन पॉइंट्स जो होते हैं वो पिछले 1 2 3 महीनों के होते हैं, और जो क्वेश्चन होता है वो तो उस टाइम का होता है 2021 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके। तो यानी कि आप साथ ही साथ में दोनों वर्षों का रिवीजन कर रहे होते हो। तो डेली आपको जुड़ना है 7 PM पर मेरे साथ लाइव करंट अफेयर के भंडारे में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चर्चे में रही पुस्तक द मिलेनियल योगी किसके द्वारा लिखी गई है? तो द मिलेनियल योगी देखी है दोस्तों दीपम चटर्जी के द्वारा। दीपम चटर्जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। और ये कौन है? ये भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द मिलेनियल योगी। रहस्यवाद और संगीत का ये मिश्रण है और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। आज यहाँ पर बुक्स की लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, कारण ये है कि व्हाट्सएप पर कुछ सजेशन आए थे कि बुक्स का नाम और जो राइटर्स का नाम है जो लिस्ट वाइज मैं आपको दिया करता हूँ, जैसे ब्रांड एम्बेसडर हुआ, ये सब चीज़ें हुआ, इसको इंग्लिश में दिया करूँ। ठीक है ना, जिससे इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा हो सके। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब कल से कोशिश किया जाएगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा करके अब से जो लिस्ट वाला चीज़ होगा, पोर्शन होगा, जो रिवीजन पॉइंट होगा, उसको इंग्लिश में आपको दिया जाएगा। ओके, चलिए, बिल्कुल आप लोग फीडबैक देने में मत कतराया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, जहां तक हो सकेगा वो अप्लाई किया जाएगा। अगला, किस मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया? तो स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा किया गया है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन होगा यहाँ पर, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही ये आयोजित किया गया। ये सभी भी सहयोग दिए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन होस्ट था वो संस्कृति मंत्रालय था। तो फिलहाल स्वच्छाग्रह कार्यक्रम ये आयोजित किया गया। ये सुलभ के 52वें फाउंडेशन डे पर आयोजित हुआ 5 मार्च 2022 को। ओके, सुलभ ग्राम के महावीर इनक्लेव नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। इसमें सुलभ इंटरनेशनल का भी सहयोग रहा था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और खास बात ये हुई कि भारत की सबसे पुरानी जो वैदिक गान और स्रोत गान की परंपरा है उस पर बेस्ड दुनिया के एकमात्र संगीत बैंड ध्रुव संस्कृति बैंड का भी प्रदर्शन किया गया। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया? तो सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने सागर परिक्रमा 2022 शुरू किया। इसका फेज 1 शुरू हुआ, मांडवी से शुरू हुआ, जो कि ओखा द्वारका होते हुए पोरबंदर पर जाकर के खत्म हुआ। ठीक है, 6 मार्च को जाकर के ये समाप्त हुआ, 5 मार्च को शुरू हुआ था ये। ओके, तो मांडवी से शुरू हुआ था और पोरबंदर गुजरात में जाकर के ये रुका। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और गुजराती समुद्री बोर्ड के द्वारा, साथ ही साथ कुछ जो मछुआरों के लीडर्स थे वो भी इसमें शामिल थे। इन सबके द्वारा ये आयोजित किया गया सागर परिक्रमा। ठीक है ना, तो 5 मार्च को मांडवी से शुरू हुआ इसका फेज 1 और 6 मार्च को ये समाप्त हुआ जाकर के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख, पूर्व अध्यक्ष जनरल SF रोड्रिग्स का निधन हो गया है।
ये थे जनरल SF रोड्रिक्स। ये दोस्तों भारतीय थल सेना के प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा ये पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये भारतीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी काम दे चुके हैं, अपना 2 कार्यकाल की सेवा दे चुके थे। तो 40 वर्षों तक इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी, 1990 से 1993 के बीच में, जिसमें ये भारतीय सेना के थल सेना के प्रमुख भी रहे। आगे चल करके सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकाल ही पूरा किए और 2004 से 2010 के बीच में पंजाब के गवर्नर भी रहे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो हम लोग 5 लाख के एकदम करीब आ चुके हैं, तो जल्दी से इसको 5 लाख पूरा करो। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जेट एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? अगला, वर्ष 2022 में ICC महिला क्रिकेट कप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिए। और दोस्तों करंट अफेयर में लगातार मैं अपडेट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का जो भी फीडबैक हो, जो भी सजेशन हो, आप जरूर बताइए, अपडेट किया जाएगा। और हाँ, आज सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए भी अपने यार दोस्त के पास भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं MZT ऐप से और टेलीग्राम पर इसकी PDF वगैरह भी मिल जाएगी। PDF आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। क्विज जाकर के वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप MZT ऐप डाउनलोड करके स्टे ट्यून रहिए, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।